बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सबको नई क्लास प्री नाइन्थ में खुशामदीद। अब आप लोग 8th क्लास से 9th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं और मेरी तरफ से CISE की तरफ से आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में मुबारकबाद। मेरा नाम है मोहम्मद इकराम। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट फिज़िक्स टीच करूँगा और आज हम फिज़िक्स का ही लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं आप लोगों को। फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इंट्रो टू फिजिक्स। इससे पहले आप लोगों ने 8th क्लास में मुख्तलिफ तमाम तकरीबन साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और वो इस तरह के आपने जो साइंस की बुक पढ़ी है बच्चों, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर्स थे वो बायोलॉजी के बारे में थे, देन फिजिक्स के बारे में थे, नेक्स्ट उसके केमिस्ट्री के बारे में भी थे जिसमें आपने सिंबल्स और फार्मूलाज वगैरह पढ़े थे, जिसमें आपने लिवर वगैरह पढ़े हैं वो आपके फिजिक्स के बारे में थे, ब्रेक सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा वो फिजिक्स के बारे में थे। यानी कि आप लोगों ने मैथ फिजिक्स, मैथ तो चलें वो अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर, आप ये चारों साइंस के सब्जेक्ट 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब उनको सिर्फ अलग किया गया है और थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है, ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा पहले के मुकाबले में, लिहाजा आप लोगों के लिए इसको समझना नहायत ही आसान होगा। सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस इज दैट नॉलेज, साइंस ऐसे नॉलेज को बोलते हैं जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया जाता है, आप लोगों को हम तक पहुंचता है। जिनको पहले ऐसा नॉलेज है जिसको ऑब्जर्व भी किया जा चुका होता है और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा चुके होते हैं। यानी कि साइंस के नॉलेज को तब तक फॉरवर्ड नहीं किया जाता जब तक उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव ना कर लिया जाए और उसको साइंस समझने वाले जब तक एक्सेप्ट ना कर लें वो तब तक हम तक नहीं पहुंचता। और ये जो लफ्ज साइंस है ये साइंटिया, लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म। इससे पहले बिफोर 18th सेंचुरी, 18वीं सदी या 18वीं सदी से पहले तक जो ग्रीक लोग थे वो नेचुरल फिलॉसफी का लफ्ज यूज करते थे। इससे पहले यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जब ये नहीं थी। कब? जब साइंस इतना आम नहीं थी, लोगों को साइंस का नहीं पता था। सबसे पहले अगर हम साइंस में समझना शुरू करें तो उन्होंने अगर आग जलाने का अमल स्टार्ट किया तो आग वो जलाते थे दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से। तो आज हमें पता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस जब होती है, दो चीजें जब आपस में टकराती हैं तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है। ये हमने साइंस में, फिजिक्स में पढ़ा है, आप लोग पढ़ेंगे ये फिजिक्स में। तो वो उन्होंने ये सोचना शुरू किया, थिंक करना शुरू किया कि वो पत्थरों को ही रगड़ें तो ही आग प्रोड्यूस हो रही है, आग का फ्लेम बनता है, दो लकड़ियों को रगड़ें और कुछ चीजों को रगड़ें तो उनसे नहीं ऐसा हो रहा। तो मतलब उन्होंने ना ज़हन में सोचना शुरू किया कि हमेशा जो सूरज है वो मशरिक से ही निकलता है, एक डायरेक्शन से निकलता है और इस डायरेक्शन में जाके वो गुरूब हो जाता है, सेट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो दूसरी डायरेक्शन से क्यों नहीं निकलता? साइंस उसने सोचना शुरू किया कि ये कैसे होता है कि चांद आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्लें बदलता है, कि कभी वो बिल्कुल बारीक होता है, कभी दिखता ही नहीं है और कभी मुकम्मल दिखाई दे रहा होता है, ये ऐसा क्यों है? तो इंसान ने सोचना शुरू किया, थिंक करना शुरू किया। अभी ये साइंस की इब्तिदा थी, जब जिंदगी के जितने भी साइंस के रेलिवेंट कुछ फिनोमेनाज थे, तो स्पेशली नेचुरल जो थे, कुदरत में इंसान ने सबसे पहले गौर करना शुरू किया, तो उन सबको एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा जाता था, दैट वाज नेचुरल फिलॉसफी। Not until the 18th century, various aspects of the material objects, जितने किस्म के भी मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स थे, जितने किस्म के भी मटेरियल्स थे, were studied under the single subject, उनको एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा जाता था जिसको नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म बढ़ता गया, इसको एक ही बुक में या कह लें
एक ही इंसान से सीखना मुश्किल हो गया, लिहाजा फिर इसकी 2 ब्रांचेस बनाएंगी। जब इंसान ने जानदारों पे भी अमल करना शुरू किया, उस पर गौर व फिक्र शुरू की, तो इसको 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक था फिजिकल साइंसेज और दूसरा था बायोलॉजिकल साइंसेज। यानी कि जो जानदारों की साइंस थी उसको अलग कर लिया गया, जो बेजान की साइंस थी उनको अलग कर लिया गया कि बेजान चीजें कैसे एक्ट करती हैं, कैसे उनको कैसे यूज किया जाता है, वो कैसे यूटिलाइज किया जाता है, उनको उनका यूज करने का तरीका क्या है, या वो यूज करें तो किस तरह वो बिहेव होता है उनका, सारी चीजें वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी अलग कर लिया गया और लिविंग थिंग्स के बारे में भी अलग कर लिया गया। तो फिजिक्स में हम मोस्टली क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेट करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ही ज्यादातर पढ़ा जाता है, तो फिजिक्स जो है बच्चों वो नॉन लिविंग थिंग या फिजिकल थिंग्स में लाई करती है। फिजिकल थिंग्स, फिर फिजिकल थिंग्स जो फिजिकल साइंस थी इसको भी मजीद ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फिजिक्स है जिसमें मैं लेटर ऑन इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि फिजिक्स ही हमारा टॉपिक है, फिजिक्स ही हमारा ये बुक है, फिजिक्स ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोग अभी तक काफी हद तक इसके बारे में जान चुके होंगे कि हम इसमें रिएक्शंस पढ़ते हैं, कैसे नई चीजें बनती हैं, पुरानी चीजें टूटती हैं, या 2 चीजें मिलकर नई चीज बनाती है, कोई चीज टूट के 2 नई चीजें बना देती हैं, तो वगैरह करो, सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बारे में एस्ट्रोनॉमी है बच्चों, इसमें स्पेस के बारे में पढ़ा जाता है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा जाता है, स्टार्स के बारे में पढ़ा जाता है, जो कुछ स्पेस में रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब चीजों के बारे में एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा जाता है। कैसे प्लैनेट्स एक जगह से दूसरी जगह रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो कहाँ से उनका रास्ता गुजरता है, तो ये सारी चीजें इसमें एस्ट्रोनॉमी में डिस्कस किया जाता है। जियोलॉजी है, इसमें जमीन के बारे में, जियो मीन जमीन होता है, तो इसमें जमीन के बारे में पढ़ा जाता है कि जमीन की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, कौन सी लेयर में क्या क्या चीज पाई जाती है, और हम किस लेयर पे रह रहे हैं, किस लेयर से हम कितना दूर हैं। जमीन की जो कोर है, दरमियान वाला हिस्सा, आज भी वो पिघला हुआ मैटर है, वहाँ बहुत ज्यादा हीट है, और इसी तरह मैग्मा वगैरह उसी से निकलता है, वो सारी चीजें ये जियोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये जियोलॉजी में प्रोग्रेस के ही बारे में है, इसी वजह से है कि हमें आज पता चल जाता है कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता कुछ अर्थक्वेक का इशू होने वाला है तो पहले से उसके बारे में प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, तो ये भी इसमें प्रोग्रेस का एक सबूत है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली गई है। इसी तरह मेटेओरोलॉजी है बच्चों, इसमें मौसमियात के बारे में पढ़ा जाता है, मौसम कैसे चेंज होते हैं, एक मौसम दूसरे मौसम में जब बारिश होनी होती है तो उसके बारे में भी सारी बातें हमें आज घर बैठे ये पता चल जाता है कि अगर बारिश हो रही है तो ये कितने दिन तक चलेगी, या आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी होगी या सर्दी होगी, ये सारी बातें, तो ये भी इसमें प्रोग्रेस के बारे में ही हमें पता जाता है। हमने इसमें भी इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है। तो अब बात करते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर को और एनर्जी को। बच्चों याद रखिए दुनिया में 2 ही चीजें हैं, या तो मैटर है या फिर एनर्जी है, इसके अलावा दुनिया में और कोई तीसरी चीज नहीं है। मैटर को आप लोगों ने 8th क्लास में भी इससे पहले भी डिफाइन किया होगा, ऑल दोस थिंग व्हिच हैज सम वेट और मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। जो चीज कुछ जगह घेर ले और उसका कुछ मास भी हो, हम उसको मैटर बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसने हवा के इतने हिस्से में ये जगह घेरी हुई है, इस हिस्से में जिस जगह इस वक्त मार्कर है यहाँ कोई और चीज नहीं आ सकती, इट मींस दिस इज मैटर, ये मैटर है। इसी तरह एनर्जी है। एनर्जी हमें पता है कि अगर कोई चीज है, इफ इट हैज एबिलिटी टू डू सम वर्क देन वी शैल से इट हैज एनर्जी। इसमें एनर्जी है, हीट है। हम हंडिया जो है वो चूल्हे पे रख देते हैं, आग जला देते हैं, हीट एनर्जी मिलती है उसको। अगर हीट एनर्जी नहीं मिलेगी तो खाना नहीं पकेगा। इट मींस खाने का पकना एक काम है, तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है वो है हीट एनर्जी। आप लोग घर से स्कूल आते हैं, वहां से यहाँ तक पहुंचने के लिए यू नीड मैकेनिकल एनर्जी और यू नीड काइनेटिक एनर्जी। मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, तो अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, मूव नहीं करेंगे, देन यू कांट रीच स्कूल, आप स्कूल नहीं आ सकते। तो वो जो स्कूल तक आना एक काम है, वो परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है।
जहाज बच्चों ज़मीन से दूर मूव करते हैं, उनको पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो ज़मीन से दूर चले जाएं। मैकेनिकल एनर्जी है, मुख्तलिफ टाइप्स में चेंज होती रहती है। तो वो इसका मतलब है कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, या एनर्जी वो फिनोमिना है, या एनर्जी एक ऐसी थिंग बोल दें कि जो जिसके बगैर काम नामुमकिन है। यही काम को परफॉर्म करती है, वर्क को परफॉर्म करती है। और उसके बाद हम इसमें फिजिक्स में स्टडी करते हैं कि मैटर और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन है। इसके साथ साथ हम मैटर एनर्जी दोनों के इंटरेक्शन में, यानी कि दोनों एक ही वक्त कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर अमल करते हैं। मैटर के बारे में मैंने बताया, कोई भी चीज है वो मैटर है जो कुछ जगह पे घेरे और उसका कुछ मैस भी हो या उसका वजन भी हो। तो एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया। अब इन दोनों का इंटरेक्शन से क्या मुराद है, सपोज करें अब एक व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, कार है, वो मैटर भी है, उसका कुछ मैस है। अगर वो मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है इस वक्त। तो इस वक्त वो दोनों चीजें एक ही वक्त में अमल कर रही हैं, मैटर एंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी इस वक्त? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये दोनों चीजें अमल कर रही हैं, तो लिहाजा हम इसको इस दोनों का इंटरेक्शन बोलते हैं। एरोप्लेन है, वो हवा में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जमीन से कोई भी बॉडी दूर होगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो मूव भी कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। दोनों के कंबाइन इफेक्ट को हम, या कंबाइन पढ़ने को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। लिहाजा उसमें मैकेनिकल एनर्जी भी है और वो खुद एक मैटर भी है। तो वो भी मैटर एंड एनर्जी का एक इंटरेक्शन की एग्जांपल है। रुकी हुई ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें कोई भी अगर एनर्जी नहीं है तो वो जस्ट मैटर होंगे, उनमें एनर्जी नहीं है तो वो उसका इंटरेक्शन नहीं होगा। अब डेली लाइफ में कुछ इनके एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि फिजिक्स में हमने जो अभी तक की जो प्रोग्रेस की है उसके बारे में क्या क्या टेक्नोलॉजी में है। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी में आज सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो फिजिक्स की तरफ से है। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस आ चुके हैं। तो कंप्यूटर की जो इन्वेंशन है, इट इज़ आल्सो अ फिजिक्स इन्वेंशन। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, पंखा है, गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं, पंखा है, या घरों में यूज़ होने वाली मशीन्स हैं बहुत ज़्यादा, वो सारी फिजिक्स की मरहून मिन्नत हैं, जिसमें मोटर लगाई जाती है। वो मैग्नेटिज्म का एक इफेक्ट है जिसके ज़रिए से मोटर घूमती है। तो ये सारी बातें, इलेक्ट्रिसिटी की तमाम एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स हैं, और कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीविजन, मोबाइल है, कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, ये सारी फिजिक्स की ही मरहून मिन्नत हैं। अगरचे साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इंसान को बहुत ज़्यादा सहूलियात मुहैया कर दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इंसानों ने ही इसको खुद प्रोड्यूस किया है। तो जिस मकसद के लिए वो प्रोड्यूस किया है, अगर तो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहें तो देन इट इज़ गुड। और जब हम उस मकसद से हट जाते हैं तो हमारी साइंस ही हमारे लिए ख़तरा भी बन जाती है। जैसे कि आजकल ओवर यूज़ ऑफ व्हीकल्स की वजह से, या और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज की प्रोडक्शंस की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है, या और पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, हॉर्न्स हमने बनाए हैं, पोल्यूशन उसका भी इजाफा कर रही है। तो एक अच्छी चीज़ जो बनाई गई थी अच्छे मकसद के लिए, उसका साथ में नुकसान भी हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है। इसके साथ साथ जो वेपन्स बनाए गए थे कि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपने सिक्योर करने के लिए वेपन्स तो बना लिए गए, लेकिन आज उनका बहुत ज़्यादा गलत यूज़ भी हो रहा है, तो इंसानी जानों को उससे नुकसान भी है। तो ये भी एक डेंजरस है। अगर ये साइंस की इजाद है, बट इट इज़ डेडली फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और ये चैप्टर बच्चों जो कल हम अभी स्टार्ट किया है आज, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, तो इसमें अगर एक मैं बाय लॉर्ड कैल्विन की एक स्टेटमेंट को ऐड करूं, उसने कहा था कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ बात कर रहे हैं ना, तो आपकी बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक कि आप उसकी टोटल उसका नंबर ना दे दें, उसके बारे में मेजरमेंट ना दे दें कि वाकई ये देखें जो मैंने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, इसकी मेजरमेंट एक्यूरेटली यही है, फिर आपका नॉलेज जो है ना वो सेटिस्फैक्टरी है। और अगर आप उसके बारे में कुछ मेजरमेंट्स नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मैं बोलूँ कि ये इस मार्कर की जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है, तो जब तक मैं इसको मेजर करके नहीं बता दूंगा ना, तब तक मेरा नॉलेज जो है या ये जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ ये उतनी इफेक्टिव या सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी जब तक कि मैं इसको मेजर करके ना बता दूँ।
सो स्टूडेंट्स, इट वाज टुडेज लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ये बिल्कुल स्टार्ट है, अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस ही पढ़े हैं। सिर्फ साइंस की डेफिनेशन करेंगे, कौन से लफ्ज़ से ये निकली है उसका क्या मतलब है, नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन करेंगे, फिर फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में डिफरेंस भी आ सकता है, तो इंतहाई आसान है, एक एक लाइन का इसका आंसर है। एक एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं आप, फिजिकल साइंसेज में आप व्हीकल्स कह सकते हैं, साइंस ऑफ व्हीकल्स मैकेनिक्स है, साइंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का आपने बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी फिजिकल साइंस में जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस में आएगा साइंस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आ सकता है, वो कैसे ग्रोथ करते हैं, फोटोसिंथेसिस जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ेंगे, तो ये सारी बायोलॉजिकल साइंस है। ये तो डेफिनेशन हो जाएंगी। बाद में फिजिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी, इनकी ब्रांचेस के नाम ही याद रखने हैं आप लोगों ने। फिजिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी और डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और साइंस का डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको बुक में मिल जाएगा प्रॉपर लिखा हुआ। ये भी सिर्फ 2 लाइन का, 2 लाइन की ये डेफिनेशन है। और दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही था और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।